जब भी कोई विवाद तमाम कोशिशों के बाद भी सुलझता नहीं है, तब आखिरी रास्ता होता है अदालत में जाना। और जब तमाम अदालतों में भी कोई मामला नहीं सुलझता, तब आखिरी विकल्प होता है सुप्रीम कोर्ट। और इसीलिए किसी भी देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंतिम सत्य मान लिया जाता है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। और आज भी हमारे देश में करोड़ों लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर या जो हमारी न्यायिक प्रणाली है उस पर पूरा भरोसा है। और आपने देखा होगा कि जब भी लोग आपस में झगड़ा भी करते हैं तो आखिर में वो एक दूसरे को यही कहते हैं कि नाउ आई विल सी यू इन द कोर्ट, अब मैं आपको अदालत में देख लूंगा। और उन्हें ऐसा लगता है कि अदालत तो उनके साथ न्याय करेगा ही। लेकिन अब स्थिति ने एक बहुत खतरनाक मोड़ ले लिया है, जिससे आपका विश्वास भी टूट सकता है। कोर्ट जब भी कोई फैसला सुनाता है तो जाहिर है एक पक्ष जीतता है और दूसरा पक्ष हारता है। जीतने वाला पक्ष कहता है कि उसे न्याय मिला है और हारने वाला पक्ष कहता है कि अदालत बिक गई, जज बिक गया और उसके साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन अब हारने वाले पक्ष अदालत से बाहर जजों पर दबाव बनाने लगे हैं, उन्हें बदनामी का डर दिखाते हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं और फिर उनकी ट्रोलिंग होती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही थी। और सुनवाई करने वाले दो जजों में से एक महाराष्ट्र के थे और दूसरे जज कर्नाटक के थे। और ये दोनों जो राज्य हैं ये भी इस पूरे मामले में पार्टी हैं। और दोनों ही जजों पर इस मामले में इतना सामाजिक दबाव बनाया गया कि उन्हें लगा कि वो चाहे कितना भी निष्पक्ष और सही फैसला सुना लें, लेकिन उनकी ट्रोलिंग, बदनामी और बाद में अपमान होना तय है। और इसीलिए दोनों जजों ने इस केस की सुनवाई से खुद को रिक्यूज कर लिया, यानी इस केस से अलग कर लिया और कहा कि आप एक दूसरे बेंच का गठन करके उसकी सुनवाई किसी और से करवा लीजिए। यह भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है जब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दो सिटिंग जजेस ने किसी केस की सुनवाई से खुद को इसलिए हटाया क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता, आरोप सहने पड़ते। ये भारत की न्यायिक व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है। हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि हमारे देश में एक बाकायदा एक ऐसी लॉबी है जो अदालतों में जजों पर दबाव बनाती है, जो हमेशा ये चाहती है कि हर फैसला उनके हिसाब से होना चाहिए, जो ये चाहती है कि हर फैसला सरकार के खिलाफ ही होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो ये कहती है कि ये अदालत कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसलिए आज हम सबसे पहले इसी खतरे का विश्लेषण आपके लिए करेंगे, क्योंकि अगर आज हमने ये मामला आपके सामने नहीं उठाया तो करोड़ों लोगों का जो विश्वास है वो न्यायिक प्रक्रिया से धीरे धीरे उठने लगेगा। और हमारे देश में जो एक छोटी सी लॉबी है जो ये चाहती है कि अदालतों से आपका विश्वास उठ जाए, जो ये चाहती है कि जो जज हैं वो उनसे डरने लगें और जज ये सोचने लगें कि वो उनके मनपसंद का फैसला नहीं लिखेंगे, तब तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड साफ नहीं हो पाएगा, तब तक उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो शानदार नहीं बनेगा। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड होगा। ये मामला जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं ये 1400 किलोमीटर लंबी कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे का है, जो 4 राज्यों के बीच से बहती है। और ये राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इन चारों राज्यों के बीच झगड़ा इस बात को लेकर है कि इस नदी के पानी पर किस राज्य का कितना अधिकार होगा। और इस विवाद का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच बनाई गई थी। इनमें पहले जज थे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और दूसरे जज थे जस्टिस ए.एस. बोपन्ना। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ महाराष्ट्र से आते हैं, जबकि जस्टिस ए.एस. बोपन्ना कर्नाटक से आते हैं। और यह मामला भी इन्हीं 2 राज्यों से जुड़ा है। इसलिए ये दोनों जज नहीं चाहते थे कि भविष्य में अगर वो इस मामले पर कोई फैसला दें तो उन पर पक्षपाती होने के आरोप लगाए जाएं। इसलिए दोनों ने तय किया कि वो खुद को इस मामले की सुनवाई से हटा लेंगे। और आज एक अंग्रेजी अखबार ने, जो राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार है, उसने ये कोट किया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक इस केस की सुनवाई शुरू होने से कुछ दिन पहले इन दोनों जजों के पास कई ईमेल्स आए, कई पत्र आए, जिनमें उनके गृह राज्यों का हवाला देकर यह आरोप लगाए गए थे कि वो सुनवाई और निर्णय में अपने राज्य के पक्ष में फैसला दे सकते हैं। और इनमें से एक जज ने इस बात की पुष्टि भी की है।
उन्होंने अपने अनुभव को बहुत डरावना बताया है और कहा है कि वो इस केस में चाहे कितना भी अच्छा और निष्पक्ष फैसला क्यों ना सुना देते, लेकिन इसके बावजूद उन्हें निशाना बनाया जाता, उन पर आरोप लगाया जाता कि उन्होंने पक्षपात किया है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड फैसला उन्होंने सुनाया है और यह तय था कि उनकी ट्रोलिंग जरूर होती। यानी अब ट्रोल आर्मी अदालतों पर और इस देश के जजों पर हावी होने लगी है। आपको याद होगा, ये कोई नई बात नहीं है, ये वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन हमारे देश के जजों ने कभी इसकी परवाह नहीं की। लेकिन इसमें जो खतरनाक बात है वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के मन में केस की सुनवाई करने से पहले ही यह डर समा जाए कि सुनवाई के बाद जब वो फैसला सुनाएंगे तो उसके बाद उनका क्या होगा, उन पर किस तरह के आरोप लगेंगे, और फिर वो इस डर से अपने आप को रिक्यूज करने लगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि इस देश में जो इतनी बड़ी लॉबी ये चल रही है, ये उसकी जीत हो गई, ये उसकी विजय है। और हमें अपने जुडिशरी इंस्टीट्यूशंस को बचाना है और हमें अपने जो जजेस हैं उनके मन में यह भरोसा पैदा करना है कि उनके हर फैसले पर इस देश को पूरा भरोसा होगा। किसी केस से कोई जज जब खुद को अलग कर लेता है तो वो केस किसी दूसरे जज को सौंप दिया जाता है। अगर सुनवाई 2 या उससे अधिक जजों की बेंच कर रही होती है और सभी जज खुद को उस केस से हटा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नए सिरे से नई बेंच का गठन करना पड़ता है और इस मामले में अब ऐसा ही होगा। आज मैं आपको इस कॉपी में जो बात लिखी है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है, उसमें मैं आपको वो पढ़कर भी बताता हूं। हालांकि किसी भी आदेश में कभी ये नहीं कहा जाता कि जजेस क्यों अपने आप को रिक्यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें लिखा है, दीज मैटर्स वर कॉल्ड फॉर हियरिंग टुडे। ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस AS बोपन्ना की ये कोर्ट है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है, द रजिस्ट्री इज रिक्वेस्टेड टू प्लेस द प्रोसीडिंग्स बिफोर अ बेंच ऑफ विच नीदर ऑफ द जजेस ऑफ द प्रेजेंट बेंच आर मेंबर्स आफ्टर ऑब्टेनिंग डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। यह लिखा है इसमें। नए हमारे देश की न्यायपालिका में इसे लेकर कोई नियम कानून मौजूद नहीं है जो जजों को किसी केस से हटने के फैसले से रोकता हो। यह निर्णय, यह फैसला केवल जजों के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस केस को सुनना चाहते हैं और किससे वो अलग हो जाना चाहते हैं। और जब भी किसी जज को लगता है कि उनके किसी केस में सुनवाई करने से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, तो वो खुद को उस केस से अलग कर लेते हैं। यह हितों का टकराव किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे किसी जज का पक्षकार कंपनी में शेयर होना, किसी से व्यक्तिगत संबंध होना या किसी खास पृष्ठभूमि से आना। लेकिन इस मामले में हितों के टकराव का प्रश्न था ही नहीं। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि जजेस ने अपने आप को रिक्यूज नहीं किया है, हमेशा किया है। और वो इसलिए किया है, वो न्याय के पक्ष में ये सब काम किए जाते थे ताकि सही न्याय हो सके। लेकिन इस मामले में जो प्रश्न है वो कुछ और है। इस बार दोनों जजों को डर था कि अगर वो सुनवाई करते हैं और कितना भी निष्पक्ष फैसला वो दे दें, तब भी उन्हें हमारे देश के कुछ लोग पक्षपाती बताकर अपना निशाना बनाएंगे। यानी अब जजों को बदनामी और अपमान का डर दिखाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो सारी कोशिशें हो रही हैं, अब इनके नतीजे आपके सामने आ रहे हैं, यानी ये काम कर रही हैं। वर्ष 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी की थी और बताया था कि अगर भविष्य में किसी जज के सामने किसी केस से खुद को हटाने की स्थिति बनती है तो उसे क्या करना चाहिए। तब अदालत ने कहा था कि अगर कोई जज किसी केस की सुनवाई से हटना चाहता है तो उसे यह फैसला मामले में जो पक्षकार है, जो पार्टी है, उनकी मांग के हिसाब से करना चाहिए। और नोट करने वाली बात यह कि इस मामले में तो सभी पक्षकार चाहते थे कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना ही इस केस को सुने, लेकिन उन्हें खुद को अपनी बदनामी का डर दिखाया गया। भारत का लोकतंत्र 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। इनमें से अगर एक स्तंभ भी कमजोर हो जाए तो इस देश का लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कमजोर हो सकता है। और हमारे देश का एक खास वर्ग न्यायपालिका को कमजोर करके ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा
कि बहुत बार लोगों को कार्यपालिका से शिकायत होती है, विधायिका से शिकायत होती है, और उन शिकायतों को लेकर आप कहां जाते हैं? उन शिकायतों को सिर्फ दो और ऐसे स्तंभ हैं जहां पर उनकी सुनवाई हो सकती है, एक न्यायपालिका यानी अदालतें और दूसरा मीडिया। और अगर ये दोनों भी कमजोर हो गए तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र एक तरह से नष्ट हो जाएगा। आज इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी ने, AK सीकरी ने हमसे बात की है और उनका कहना है कि आज हमारे देश में एक ऐसी ट्रोल आर्मी काम कर रही है जो जजों को डराने का काम करती है। सबसे पहले आप उनकी ये राय सुनिए। जहां तक जजमेंट को करना हो और कि जजमेंट गलत है या सही है, वो एक बात और है, बट ऑफ लेट जो टेंडेंसी हो रही है, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द जजमेंट, पीपल हैव स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द जजेस। और वो ये सोशल मीडिया का एक जो सबसे बड़ा फॉल आउट है वो ये हुआ है कि एक आम आदमी तो नहीं समझता कि जुडिशियल फंक्शन क्या है। वो समझता है कि ये अगर ये जजमेंट नहीं जो होनी चाहिए थी उसके हिसाब से नहीं हुई और उसने जो सोशल मीडिया पे फैलाना शुरू कर दिया, तो लोग जज को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। बड़ी मजेदार बात बताऊं, मजेदार तो क्या है, मतलब एक सच्ची रियलिटी है, हार्श रियलिटी मैं आपको बताऊं कि जजेस आर जजिंग अंडर स्ट्रेस, एंड दिस जजिंग अंडर स्ट्रेस इज, ये फिनोमिना सिर्फ इंडिया में नहीं है, इट इज वर्ल्ड ओवर एंड इट इज बीइंग डिस्कस। ये चीज सब देशों में इस चीज को डिस्कशन होता है। मैं याद है 3 साल पहले मैं वहां 2018-19 की बात है, तो 2019 सितंबर में येल लॉ स्कूल में गया था मैं। हर साल वहां मुझे बुलाते हैं, अब 2 साल से कोविड की वजह से नहीं हुआ। तो वो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे डिस्कशन होती है, तो उसमें जजिंग अंडर स्ट्रेस एक टॉपिक, मुद्दा ही मेन ये था, तो जिसमें कई कंट्रीज के जजेस थे और प्रोफेसर्स थे कई कंट्रीज के, तो यही डिस्कस कर रहे थे कि ये जजिंग अंडर स्ट्रेस आज की डेट में इट्स ए इंटरनेशनल फिनोमिना। इन द परसेप्शन ऑफ पीपल पब्लिक पर्सनल इंटरेस्ट बन जाता है। जैसे ये कावेरी डिस्प्यूट में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस बोपन्ना ने रिक्यूज किया है। वो इस ग्राउंड पे रिक्यूज किया कि जस्टिस चंद्रचूड़ महाराष्ट्र से हैं और जस्टिस बोपन्ना कर्नाटका से हैं और ये दोनों स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं। हालांकि इसमें देखा जाए तो उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बट दे बिलोंग टू दैट आई मीन पर्टिकुलर स्टेट। और उन्होंने कहा कि कई मेल्स वगैरह आ रही थी और कहीं इस तरह से अननेसेसरली इंसिनुएशंस वगैरह हो रहे थे, तो हम करना चाहते हैं कि वी शुड रिक्यूज आर्सेल्व्स। उन्होंने रिक्यूज किया। इसमें दोनों व्यूज पॉसिबल है। यहाँ मैं ये कहूंगा कि लोगों का ये परसेप्शन ना हो कि हम उस स्टेट से हैं इसलिए हमने फैसला इस तरह का दे दिया है, तो ठीक है कर दिया। पर उसमें देखने वाली बात है कि आज हमारी जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें 32 जजेस हैं। टोटल स्ट्रेंथ 33 की है, 32 जजेस आज भी हैं। तो देयर आर मेनी अदर जजेस जो इन स्टेट से बिलोंग नहीं करते, 4 स्टेट से जिनका वो डिस्प्यूट है, और वो इसलिए उसको ले सकते हैं और कोई इस तरह का इल्जाम नहीं लगाएगा। तो इस कैटेगरी में आप देखिए जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस बोपन्ना, उनकी इंटेग्रिटी इज बियॉन्ड डाउट। या कोई हल्की सी उंगली भी नहीं उठा सकता। अल्टीमेटली इट इज द गुडविल, इट इज द रेपुटेशन। ओवर क्रिटिसाइज भी करता है तो दूसरा वर्ग भी होगा जो ये कहने वाला कि तुम्हारा क्रिटिसिज्म बिल्कुल गलत है। हैविंग सेड दैट, पर मैंने ये भी देखा है कि देखिए जुडिशियल जो लोगों का माइंड है वो भी और जो उनकी मेमोरी है वो ज्यादा देर नहीं टिकती है। आप आज 10 जजमेंट्स दें जिसकी पूरी वाहवाही होगी, सबने बहुत किया, और एक जजमेंट ऐसा दे दें जो लोगों को पसंद नहीं है, जजमेंट चाहे ठीक भी हो, तो एकदम वो क्रिटिसिज्म शुरू करेंगे, तो उसका आई मीन एक जज के पीछे पड़ जाएंगे, तो वो भी गलत है। तो कई बार कई जजेस इस चीज से बचने के लिए भी रिक्यूज करते हैं, जो मेरे हिसाब से देखिए किसी को तो डिसाइड करना ही होगा। दिस इज ये एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि जो हमारे जज हैं वो नेता नहीं है, वो जज हैं।
जजेस को लोकप्रियता का कोई कंपटीशन नहीं जीतना, जजेस को चुनाव में वोट नहीं लेने, और जब किसी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान में जब कोई केस आता है तो उसका फैसला इसलिए नहीं होता, इस आधार पर नहीं होता कि लोकप्रियता क्या कहती है, ज्यादा लोग क्या सोचते हैं, वो इस आधार पर नहीं होता। हालांकि लोकतंत्र इसी प्रिंसिपल पर चलता है कि ज्यादा लोगों की राय क्या है, ज्यादा लोग किसे वोट देते हैं और उसी को सही माना जाता है। लेकिन अदालतों में जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन न्याय बहुत पीछे छूट जाएगा। और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अदालतों में हमारे जो जज हैं वो कभी इस बात को नहीं सोचते कि उनके फैसले को लोकप्रियता कितनी मिलेगी। वो ये सोचते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और उसी को लेकर फैसला दिया जाता है। अब आपने ये भी देखा होगा, जब दोनों पार्टीज कभी जब कोई बहुत बड़ा केस लड़ रही होती हैं तो उनमें से जो ज्यादा पैसे वाली और सशक्त पार्टी होती है वो बहुत बार जानबूझकर अखबारों में, मीडिया में कुछ खबरें प्लांट कराती है, और वो सोचती है कि जब अखबारों में और मीडिया में एक खास तरह की खबरें आएंगी तो जो सुनवाई करने वाले जज हैं वो प्रभावित हो जाएंगे, उन पर दबाव डाला जाएगा। फिर अब आजकल के नए जमाने में सोशल मीडिया में ट्रोलिंग की जाती है और सोशल मीडिया के जरिए भी दबाव बनाया जाता है जज के ऊपर, ताकि उसका जो फैसला करने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाए, किसी ना किसी तरीके से, डर से प्रभावित हो जाए, ब्लैकमेल से हो जाए, अपने भविष्य को लेकर हो जाए। और हर जज ये चाहता है कि जब वो अदालत से रिटायर हो, सुप्रीम कोर्ट से जाए, तो उसका रिपोर्ट कार्ड शानदार होना चाहिए, कोई भी उस पर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कीमत होती है, और ये जो पूरी लॉबी है वो ये चाहती है कि हम आपको सही सलामत, बिना किसी दाग के तब जाने देंगे जब आप हमारा मनपसंद फैसला लिखकर जाएंगे। और यही लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है बात। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज में इसी खतरे के बारे में विस्तार से लिखा है, और आज मैं उनकी वही पुस्तक लेकर आया हूं, मेरे हाथ में है। और वो इस पुस्तक के पेज नंबर 116 पर लिखते हैं कि भारत की न्यायपालिका को खतरा सरकारों से नहीं, बल्कि उस खास विचारधारा वाले समूह और मुट्ठी भर लोगों से है जिन्होंने खुद को न्यायपालिका का ठेकेदार घोषित कर दिया है। ये लोग संख्या में कम जरूर हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर काफी संगठित हैं, और ये लोग बड़ी बड़ी मैगजीन्स, पत्रिकाओं और अखबारों में लेख लिखते हैं, और न्यायपालिका का जो फैसला इन्हें अच्छा नहीं लगता या उन्हें सूट नहीं करता, उस पर संगठित तरीके से प्रहार करते हैं, ताकि इन लोगों का दबाव न्यायपालिका पर बना रहे, डर बना रहे। और यहीं पर जस्टिस रंजन गोगोई ये भी लिखते हैं कि ये हमारे देश के वही लोग हैं जो लोकतंत्र और न्यायपालिका को बचाने की बातें करते हैं, सेव द डेमोक्रेसी की मुहिम चलाते हैं, लेकिन इसी के नाम पर लोकतंत्र को समाप्त भी यही लोग कर रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि उन्होंने इसमें क्या लिखा है। वो लिखते हैं, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दो attempts at executive control of the judiciary are real, the true danger, as strong if not more, emanates from another quarter. This is based on my personal observations and experiences and my reading and analysis of the public utterances, conduct of a group of people who hold out the card of judicial independence or lack of it. They do this through public speeches, writings in selective agenda-based publications, which at times unfairly make personal attacks on judges based on misinformation. और उसके बाद वो लिखते हैं, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, दो फ्यू इन नंबर, दे एक्सर्ट अ पावरफुल वॉइस एंड अ फर्म ग्रिप एंड कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन विच इंक्लूड्स अ फ्यू न्यूज़पेपर्स एंड पोर्टल्स। वो ऐसा लिख रहे हैं। एक और जगह वो एक किस्से के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके सामने एक ऐसा केस आया जिसमें पिटिशनर थे पीए सांगमा, और 1960 में पीए सांगमा डॉन बॉस्को स्कूल डिब्रूगढ़ में अध्यापक हुआ करते थे, और उस समय जस्टिस रंजन गोगोई वहीं पर पढ़ते थे जहां पर पीए सांगमा पढ़ाते अध्यापक थे। और बाद में इतने वर्षों के बाद उन्हीं की एक पिटीशन को उन्हें सुनना पड़ा, और तब लोगों ने कहा कि क्या उन्हें ये सुनवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और तब वो कहते हैं कि आई हैड नो रिजर्वेशंस इन हियरिंग द केस एंड डिसाइडिंग द इशू. Not for a moment did I feel that I should not be hearing Sangma's case. This is why time and again while on the bench I have maintained that inability of a judge to hear a case must be in the last resort perceived by the judge himself, though the views of others undoubtedly must also receive due consideration and respect.
उन्होंने एक और केस के बारे में भी आगे चलकर लिखा है, जहां जो पिटिशनर था वो ये चाहता था कि जस्टिस गोगोई अपने आप को रिक्यूज कर लें, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है जहां पीआईएल फाइल करने वाले जो लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि ये अमुक जज अपने आप को इस केस से हटा ले। और इसमें उन्होंने एक हर्ष मंदर का केस के बारे में लिखा है, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, रिसर्चर हैं। और उन्होंने कहा है कि Harsh Mandar wanted me to recuse from the matter on account of certain statements made by me in the course of some court proceedings, which according to him made me unsuitable to hear the case. I thought otherwise. यानी उन्होंने पूरी टक्कर ली। पिटिशनर्स चाहते थे कि वो ना सुने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये सारे मामले सुनूंगा और मुझे लगता है कि मैं इनके साथ न्याय कर पाऊंगा। कुछ ही दिन पहले मैंने खुद जस्टिस रंजन गोगोई से बात की थी, एक इंटरव्यू किया था उनका, और तब उन्होंने इसी ट्रोल आर्मी के खतरे के बारे में हमें खुलकर बताया था। आज आपको उनकी ये बातें एक बार फिर से सुननी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि कैसे ये ट्रोल आर्मी, कैसे ये एक जो लॉबी है जो अदालतों में बहुत सक्रिय है, जो अदालतों के जजों पर नजर रखती है, उन पर दबाव डालती है, कैसे अपने मन पसंद फैसले लिखवाने के लिए अदालतों पर और जजों पर लगातार दबाव बनाती है। आज ये बुक मेरे पास है आपकी, जो आपकी ऑटोबायोग्राफी है। इसका टाइटल आपने दिया जस्टिस फॉर द जज। अब जज तो पूरे जीवन लोगों को जस्टिस देता है, आपने जीवन भर लोगों को न्याय दिया, और आज ऐसा इस बुक के टाइटल से लगता है कि जज ही शायद न्याय मांग रहा है। नहीं, कोई न्याय नहीं मांगा गया है। किताब के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं लोगों के पास पहुंचने के लिए कि अपने जजेस को थोड़ा दूसरे ढंग से देखो। डोंट जज योर जजेस एज यू जज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और अ पॉलिटिशियन। ये जज का पोजीशन थोड़ा अलग होता है। जज के कुर्सी में जो बैठते हैं उनके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है, वो बोलते नहीं हैं। आप एक जज को जितने भी क्रिटिसाइज करे जाओ, उनके जजमेंट्स पे जितना भी आप उछालो, कीचड़ उछालो, वो बोलता नहीं है, वो रिप्लाई नहीं देता है। लेकिन एक पॉलिटिशियन वो नहीं करते, वो रिप्लाई देते हैं, पब्लिक फोरम में रिप्लाई देते हैं। तो ये जो जजेस साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं, इसके मतलब वो जुडिशियल डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। इसके आप फ़ायदा मत लो। ये डोंट टेक इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस कि आप कुछ भी बोले जाओ, भूले जाओ, क्योंकि आप इसको अगर प्रॉपरली आप सही ढंग से नहीं देखोगे तो आप जज को तो हार्म कर ही रहे हो इंडिविजुअली, आप एक इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी को आप हार्म कर रहे हो। ये मैसेज है इस किताब का। तो मैं एक नया सवाल बीच में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि आपने ऐसा कहा। आपको अपने इस पूरे कार्यकाल में कभी ऐसा लगा, क्योंकि प्रेस में, अखबार में आपके बारे में भी, आपकी जजमेंट्स के बारे में भी छपता होगा, कभी अच्छा और कभी ख़राब, ज़्यादातर ख़राब, बिकॉज मीडिया का नेचर है नेगेटिव पॉइंट्स को पहले पकड़ना। कभी आपको ऐसा लगा कि कभी आपको यू आर ऑन द वर्ज ऑफ जस्ट स्पीकिंग आउट, या आपको लगा हो कि एक घुटन हो रही है बिकॉज यू वांट टू से समथिंग व्हाट पीपल आर परसीविंग अबाउट योर जजमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको करना नहीं, उचित नहीं है, और आप जो करना नहीं सकते हैं उसके बारे में सोचना भी गलत है। आपका जजमेंट आते हैं, क्रिटिसाइज होता है, क्रिटिसिज्म इज हेल्दी, जजमेंट का क्रिटिसिज्म इज हेल्दी, इट हेल्प्स जजेस टू ग्रो। किस जजमेंट में क्या कमी रह गया ये जानना जरूरी है। दैट इज हाउ जजेस ग्रो। लेकिन आज मीडिया में जो हो रहा है, ये पर्सनल अटैक हो रहा है ऑन द जजेस कि फलाना जज ने फलाना जजमेंट दिया फॉर दिस एक्सटेनियस रीजन। ये गलत है। डोंट क्रिटिसाइज द जज, क्रिटिसाइज द जजमेंट। ये फर्क है दोनों में। इफ यू क्रिटिसाइज द जजमेंट तो ये सिस्टम के लिए अच्छा है। इफ यू क्रिटिसाइज द जज देन ये सिस्टम के लिए डिस्ट्रक्टिव है। आप पत्रकार हो, मीडिया पर्सन हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। आप वकील हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। आप एक्टिविस्ट हो, आप जजेस को ह्यूमिलेट करोगे, सिस्टम को कंडेम करोगे, लेकिन हमें चुप रहना है। इसीलिए हम जजमेंट्स के ऊपर कमेंट नहीं करते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट, आई हैव मेंशन इन माय बुक
retired judges do not talk about their judgments. They only attack the judgments of others. आप देखिएगा राफेल में रिटायर्ड जजेस का क्या कमेंट आया, अयोध्या का रिटायर्ड जजेस में क्या कमेंट आया. तो इसीलिए जोकिंगली इन अ लाइटर वेन मैंने कहा रिटायर्ड जजेस डोंट टॉक अबाउट द जजमेंट्स, दे ओनली अटैक द जजमेंट्स ऑफ अदर्स. आज हमने आप सबके सामने एक बिल्कुल नया मुद्दा उठाया है. हो सकता है आपको ये मुद्दा बहुत दिलचस्प ना लगे, हो सकता है आपको ये जो मुद्दा है बहुत मसालेदार ना लगे क्योंकि इसमें राजनीति नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए. एक लाइन में कहें तो इससे आपको बोर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बारे में आपको चिंतित होने की जरूरत है. एक लाइन में अगर कहें तो ये घटना भारत की न्यायिक व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है और इसका असर आप पर भी जरूर पड़ेगा. क्योंकि अगर ट्रोल आर्मी और जो आर्मी एक ऐसे एजेंडे के साथ चल रही है जो कि हमारे देश के विरुद्ध जाता है, वो हमारे देश के अदालतों और जजों पर अगर हावी होने की कोशिश करेगी, उन्हें बदनामी और अपमान का डर दिखाएगी, हर बड़े फैसले पर उन्हें चुनौती दी जाएगी, तो आगे चलकर हर ईमानदार जज की जो कलम है, उसका जो हाथ है, वो फैसला लिखते समय या तो कांपने लगेगा या वो ये सोचने लगेगा कि उसे ये सब नहीं करना और वो पहले ही उस केस से हट जाएगा. अब आप सोचिए, अगर हमारे देश के जो जज हैं वो अयोध्या के मामले से पहले ये सोचकर कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, अयोध्या में एक ऐसा मुद्दा था जिसके बारे में आप कितना भी सही और निष्पक्ष फैसला सुनाएं, एक बहुत बड़ा पक्ष आपसे जरूर नाराज होगा, आपकी जरूर ट्रोलिंग की जाएगी. और सोचिए अगर उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज इस डर से हट जाते तो क्या होता. इसी तरह और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लोकप्रियता से बहुत जुड़े हुए हैं, जिनके साथ पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, और एक खास एजेंडा ड्रिवन लॉबी अगर हमारे जजों को डराएगी तो इसका मतलब ये होगा कि या तो जज जो है सही सुनवाई से बचने लगेंगे और या फिर अगर लिखेंगे भी तो उन्हें इससे लेकर डर रहेगा, हो सकता है एक अपराध बोध भी रहे. हालांकि हमारे देश में जितने भी जज हैं वो इस शपथ के साथ आते हैं कि वो हमेशा इंसाफ देंगे, कभी किसी दबाव में नहीं आएंगे और हमेशा निष्पक्ष रहेंगे, और हमें यकीन है कि वो अपनी शपथ को आखिरी दम तक निभाते भी हैं. लेकिन तब भी एक इसी देश का इंसान एक दूसरे इंसान को अगर इस तरह से दबाव में डालेगा तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.